नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो बड़े ही अहम मुद्दे, यूजीसी और दूसरा जो योगी जी और शंकराचार्य जी के बीच में जो ये क्रिकेट का 2020 चल रहा है, इन दोनों के ऊपर बात करनी जरूरी है। दोनों आग लगी हुई है और एक दोबारा से एक मुहिम शुरू हो गई कि पहले इन्होंने शुरू किया, किसानों को भड़काया, फिर मुसलमानों को भड़काया, फिर दलितों को भड़काया। वो सारे कार्ड फेल हो गए, तो अब ये जो जनरल कैटेगरी है उसको भी भड़काने पे काम लगा हुआ है और कांग्रेस के बैठाए हुए कुछ लोगों को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। आप सोच के देखिए, अगर इतना ही बुरा हाल था तो मैं हमेशा देखता हूं कि क्यूज होते हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर। क्या किसी एमपी ने रिजाइन किया? नहीं किया। क्या किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया? नहीं किया। दैट मीन्स कुछ और दाल में काला है। आज बात करेंगे काला क्या है, पीला क्या है और क्या ये अधिवेशन ठीक है, नहीं ठीक है। मैं इसके को फेवर में नहीं हूं, ये मत समझना कि मैं अवनीश जी को फेवर में है या उसके अंदर चेंजेस होनी चाहिए, ये हम समझते हैं, लेकिन चेंजेस क्यों नहीं हो सकते वो भी बताऊंगा आपको। अवनीश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सुमित जी आपको नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी सर। सर, शुरुआत करेंगे पहले योगी जी से, बाद में यूजीसी को भी टच करेंगे कि उसमें जो प्रोविजंस हैं, क्यों आज लोगों को भड़काया जा रहा है उसके ऊपर, और उसके अंदर कौन सी चीजें हैं जो चेंज होनी चाहिए और कौन सी सही हैं। पहले बात करते हैं योगी एंड जो ये चल रहा है पूरा क्रिकेट मैच। जी जी देखिए, अभी जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि पेपर पे अपने आप को शंकराचार्य प्रूव करने की कोशिश में है, और वो सारा मैटर लिटिगेट है, आपको पता ही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि कांग्रेसी इकोसिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पर अब तक का सबसे बड़ा पर्सनल हमला है और बेहद खतरनाक है ये। आप जरा ध्यान दीजिए कि किसी भी नेता की छवि को अगर आपको बिगाड़ना हो, जिसकी कि एक ब्रांड इमेज हो और एक ब्रांड वैल्यू हो, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप करप्शन का कोई आरोप चिपका दीजिए। वो ना मोदी पर हो पाया, ना योगी पर हो पाया और ना हो पाएगा संभव। तो करप्शन का पॉइंट नहीं योगी पे चिपकाया गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप परिवारवाद से जोड़ दीजिए कि ये अपने परिवार को देखते हैं, एक ये मुद्दा है आजकल। लेकिन आप मोदी और योगी इन दोनों को परिवारवाद से भी आप नहीं प्रहार कर सकते। भाई परिवार ही नहीं है, एक गृहस्थ संत हैं, दूसरे वाकई संत हैं, तो आप कहां से परिवारवाद लगा लेंगे? चलिए हटाइए। उसके बाद क्या होता है, योगी पर आप ध्यान दीजिए कि पहला हमला शुरू हुआ वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेसी इकोसिस्टम ने योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी जो अजय कुमार बिष्ट की आइडेंटिटी है उसको लाके सामने रखना शुरू किया था, और कांग्रेसी इकोसिस्टम के तमाम वो नरेटिव बिल्डर्स जो थे या उनके प्रवक्ता, यहां तक ऑफिशियल प्रवक्ताओं ने, उन्होंने योगी को अजय कुमार बिष्ट कहना शुरू किया। ये क्या हमला था कि उनको एक जाति से जोड़ो, और जाति से जब तुम जोड़ोगे तो उस नेता की उस जो छवि है उसको आप कमजोर कर सकोगे। लेकिन ये भी नहीं चिपका और वो फ्लॉप रहा उनका। उसके बाद अब देखिए ये प्रयास, अभी जो कोडिन सिरफ वाला कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि लगभग 79 अरेस्ट हुई हैं यूपी में, एक पूरा नेटवर्क जिसको ध्वस्त किया यूपी में योगी आदित्यनाथ ने। तो उस समय भी क्या हुआ था, अखिलेश यादव की जरा एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। जैसे ही उसमें एक बर्खास्त पुलिस का कांस्टेबल जिसके आगे केवल सिंह जुड़ा हुआ था, एक बार फिर अखिलेश यादव ने यह प्रयास किया कि इनके ऊपर क्षत्रिय होने या ठाकुर होने या अजय कुमार बिष्ट वाली जो इनकी आइडेंटिटी है उस पर प्रहार करो, लेकिन वो भी नहीं चिपका। योगी जी ने उल्टा सदन में बोल दिया, फातिहा पढ़ने मत जाना जब मैं बुलडोजर चलाऊंगा, क्योंकि 79 अरेस्ट कर लिए उन्होंने। ये जो हमला है, दर्शकों को इसको समझने की आवश्यकता है कि ये कितना बड़ा खतरनाक हमला है, और इस हमले के लिए जिस व्यक्ति को टूल किट ने चुना है ये कितना खतरनाक है। अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कर रहे हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ के संतत्व को चैलेंज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो संत हैं ही नहीं। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा हमला है। योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी यूएसपी है एक प्रशासक के अलावा, वो क्या है? वो एक धर्मगुरु है, वो एक सनातन के संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। सनातनी आइडेंटिटी जो एक भगवा वेश में संत के रूप में, पीठाधीश्वर के रूप में जो सनातनी आइडेंटिटी योगी आदित्यनाथ की है, ये हमला उसके ऊपर किया गया है। और इसके लिए चुनाव किया गया है एक ऐसे व्यक्ति का जो कांग्रेसी इकोसिस्टम से वास्ता रखता है और एक बड़े एजेंडे पर
ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन अभिमुक्तेश्वरानंद है। अगर हम अपने संन्यास परंपरा में देखें तो जो इमीडिएट गुरु होता है वो इनकी पहली दूसरी जनरेशन होती है। यहाँ पर तो ये चलता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के पिता के रूप में उनके जैविक पिता का नाम नहीं है, हमारे यहाँ संन्यास परंपरा है और वहां पर स्वर्गीय महंत अवैधनाथ जी का नाम लिखा हुआ है। तो ये एक ऐसे अभिमुक्तेश्वरानंद को लगाया गया जो कि स्वामी है, संत है। आप इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, उनकी हरकतें जो भी हों। लेकिन सुमित जी, ये बात तो सही है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक हिंदू संत हैं, निश्चित हैं। शंकराचार्य बनने के कुचक्र में वो हैं, वो केस उनका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां से उनको रोक लगी है, दैट इज एन डिफरेंट इशू। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद एक संत हैं। इनके पूज्य गुरुजी जो थे स्वर्गीय भारी भरकम वजन वाले स्वरूपानंद जी, उनका क्या इतिहास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2013-14 का इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था और उनका केवल जिक्र किया गया और उन्होंने उस पत्रकार को थप्पड़ मार दिया था। उसने सिर्फ इतना ही बोला था कि नरेंद्र मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री, तो थप्पड़ मार दिया था। तो ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के एक ऐसे संत द्वारा योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये उनकी सनातन आइडेंटिटी, उनके भगवा वेशधारी आइडेंटिटी, उनके संत की आइडेंटिटी, उनके सनातन के धर्म गुरु और पीठाधीश्वर के आइडेंटिटी पर ये हमला हुआ है। ये बहुत खतरनाक एजेंडा है। ये वो एजेंडा है कि जिसमें आप जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे और उस नरेटिव को आगे लेके चलते हैं और वो नरेटिव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक चुनाव से दूसरे चुनाव समाज में भी आपको दिखाई दे रहा है कि वाकई इसका असर हो रहा है और लोग इससे कन्विंस हैं कि अब हमको एक ही रहना है। ये अभी आपने महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा है, उससे पहले आपने बिहार के इलेक्शन में देखा है, आगे आप इसको वेस्ट बंगाल में देखेंगे। तो ये एक ऐसा हमला है और मैं तो सुमित जी इसको रिजिम चेंज ऑपरेशन कह रहा हूं। ये फ्लॉप होगा और मैं अभी बता रहा हूं ये फ्लॉप कैसे हुआ। और थैंक्स टू सोशल मीडिया, आज लोक मीडिया है, सोशल मीडिया हर सच को सामने रख देती है। जो अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, और अब तो आप सोचिए जरा किस तरह की लैंग्वेज, ये टूल किट की लैंग्वेज है। किसी हिंदू संत जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, आप उनको हुमायूं का बेटा अकबर, ये भाषा किसकी है? अभिमुक्तेश्वरानंद की भाषा ये हो सकती है? नहीं है। ये स्क्रिप्ट अपने आप शब्दों का चुनाव, उसके बाद उन्होंने देखिए अपने आप को परिमार्जित किया। उनको लगा कि ये कार्ड हमने गलत खेल दिया और इसका असर उनके ऊपर दिखाई दे रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे कोई कोई इस बात को भाव नहीं दे रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद का अभी तक का ये जितना नौटंकी है ये फ्लॉप जा रही है। तो उन्होंने मालूम है कल क्या किया? कल देर शाम उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कंस कहा। उनको लगा कि अगर हम किसी खल पात्र का भी उदाहरण देंगे तो सनातन से दें, वरना हमारी बोली भाषा, हमारा मोडस ऑपरेंडी, हमें स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, निर्देश कहां से आ रहे हैं, ये पता लग गया। फिल्म वैसी ही बनती है जैसा उसका राइटर होता है, जैसा उसका निर्देशक होता है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद को ये पता लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंदुओं के एक हो रही भावना को अक्षत करना है, उसको तोड़ने की कवायद है। और इसलिए मैं इसे राहुल गांधी, उनके मास्टर्स का जो ये पूरा इकोसिस्टम है, ये उसी का एक और प्रयास है। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ का चुनाव केवल 2027 के विधानसभा चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं किया गया है। इसका चुनाव भारत के भविष्य की राजनीति का नया नेतृत्व के विकल्प पर हमला है। आप इसे इस तरीके से देखिए, क्योंकि अगर आप योगी आदित्यनाथ के धार्मिक जो उनकी आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी को अगर आप डैमेज कर देते हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी यूएसपी पर धब्बा लगेगा। और ये प्रयास अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार कर रहे थे, लेकिन थैंक्स टू मेला प्रशासन ने बेहद कड़ाई से इनके लिटिगेटेड मैटर को हाईलाइट किया है, नोटिस चिपकाई है कि आपको प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता, आप शंकराचार्य नहीं है। वैधानिक रूप से 10 पन्ने का जवाब अभिमुक्तेश्वरानंद देने पर मजबूर हुए हैं, पहली चीज। दूसरा, भारत के संत समाज को, हम सभी हिंदुओं को और सभी सनातनियों को नमन करना चाहिए कि इस मुद्दे पर कोई भी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि सबको, आम जनता से लेके
और हमारे धर्मगुरुओं तक को ये पता लग चुका है कि ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और ये प्योर पॉलिटिकल गेम है अभिमुक्तेश्वरानंद की, जिसमें वो कांग्रेसी टूल किट के हिस्से बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इसका लाभ कांग्रेस उठाएगी, सपा उठाएगी, ये सब बेमानी बातें हैं। लेकिन जो मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूं वो है कि किस तरीके से भगवा टूल किट को कांग्रेस ने आपके बीच में उतारा है और उससे काम लेने का प्रयास किया है। ये वो खतरनाक एजेंडा है जो हिंदुओं के एकीकरण की भावना को लंबे समय के लिए डेंट लगाने के लिए ये योजना है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया, उसके अलावा अखाड़ा परिषद आप देखिए, अखाड़ा परिषद ने कहा कि नहीं साहब, बिल्कुल इस तरह की कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जानी चाहिए। मीडिया केवल इनको उछाल रहा है क्योंकि सेक्टर 16 छाप मीडिया ऑलरेडी पेड है। कांग्रेसी इकोसिस्टम आप देखिए जरा, एक से एक इस समय सनातन के विद्वान प्रकट हो गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कम्युनिस्ट पैरोकारी कर रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं कि एक शंकराचार्य की पदवी इससे अच्छे दिन क्या होंगे, और इसको खरीदने वाला कोई ग्राहक बाजार में नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने आप को एक्सपोज किया है सुमित जी, और लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने मॉडल चुना हुआ है अपने देश में शासन व्यवस्था की, वो लोकतांत्रिक मॉडल है। वो कहते हैं कि एक संत जब अपना छोड़ दे रहा है पीठ, तो उसके बाद वो संत कहां रह गया, नेता हो गया। क्या बात कर रहे हैं? कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो फिर क्या गृहस्थ नहीं होता, अपना घर छोड़ देता है? ऐसा नहीं है। लेकिन ये लगातार अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। हम सबके लिए संतोष की बात यह होनी चाहिए कि एक और कांग्रेसी टूल किट अपनी गति को प्राप्त कर रहा है, और लगातार इस तरह की एक्टिविटीज होती रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से कालनेमी का उच्चारण करके और संबोधन करके योगी आदित्यनाथ ने इसको फ्रंट से लीड किया है, वो ये बताता है कि न तो पार्टी के अंदर, न खुद योगी आदित्यनाथ, न उत्तर प्रदेश की जनता, बल्कि शुरुआत में मैं आपको बताऊं, शुरुआत के 24 घंटे में एक असमंजस था क्योंकि शंकराचार्य की पदवी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आप देखिए मास्टर स्ट्रोक मेला प्रशासन का, योगी सरकार ने तुरंत उनके उस आइडेंटिटी को क्लियर कर दिया और कह दिया आप लिटिगेटेड आइटम है भाई, आप शंकराचार्य नहीं हैं। उसके तुरंत बाद लोगों का वो संकोच कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है अभिमुक्तेश्वरानंद की आलोचना के जरिए जो है हम अपने शंकराचार्य पदवी की आलोचना कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। और उस कंफ्यूजन के खत्म होने के बाद आप देखिए मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया से मिल रहा हो, चाहे भक्तों का मिल रहा हो। लोग वहां आक्रोशित होकर पहुंचे हैं। इनकी सारी नौटंकी अगले 24-48 घंटे में डाइल्यूट हो जाने वाली है, ये कुछ भी कहें। तो सनातन को बांटने की साजिश से मैं इस वीडियो को देख रहे दर्शकों, हो सकता है कि आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा संकोच हो। ये दुखद है हमारे लिए कि हमारा एक धर्माचार्य, मैं बार बार कह रहा हूं वो शंकराचार्य नहीं हो, लेकिन हिंदू संत हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। किसी भी सनातनी के लिए सुमित जी ये अच्छी बात नहीं है कि एक भगवाधारी संत, हिंदू संत अभिमुक्तेश्वरानंद एक दूसरे पीठाधीश्वर और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरह की बातें करे। हमें दुख होता है इससे, लेकिन दर्शकों को ये पता लग जाना चाहिए और दर्शकों को अच्छी तरह पता है कि ये कांग्रेसी टूलकिट का हमला है। अभिमुक्तेश्वरानंद इसके टूल हैं। उनके साथ न संत समाज खड़ा है, न हमारे धर्मगुरु खड़े हैं और न जनता खड़ी है। जी सर, ये जो आपने बोला अभी शंकराचार्य के ऊपर, आपको याद होना चाहिए लोगों को, ये वही आदमी है जो 370 के ऊपर भी खड़ा हुआ था कि 370 हमने खत्म क्यों किया है। आपको याद होगा ये आतिक अहमद के केस में भी ये सिंपैथी ले रहे थे उस गैंगस्टर के लिए कि भाई इसको आप क्यों मार रहे हैं। ये हमेशा ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े रहे हैं, बोलते अपने आप को शंकराचार्य हैं, लेकिन मदरसों में और मस्जिदों में जाकर ये चादर चढ़ाते हुए भी दिखाई देते हैं। एक ही शंकराचार्य हैं जो वहां जाकर बोलते हैं कि भाई यहां पे चादर चढ़ानी जरूरी है। अपने मठ के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन मस्जिदों के लिए बोलेंगे। तो हमें समझ आता है कि जो लैंग्वेज यूज करी है वो कौन सी यूज की है और क्यों यूज की है। और यही आदमी है जो यूजीसी के ऊपर भी सबसे ज्यादा जो आग लगाने लगे हैं पूरे भारतीयों के अंदर, जो जनरल कैटेगरी है कि जी आपके तो हक खत्म हो गए, आपकी लड़कियों का ये होगा वो होगा। आज इनको हिंदुओं के लिए सिंपैथी होनी शुरू हो गई इस आदमी को, जो हमेशा ही मुसलमानों के फेवर में खड़ा हुआ, कभी बंगाल के मुद्दे में कभी खड़े नहीं हुए, कभी राम मंदिर के लिए खड़े नहीं हुए, लेकिन आज सर जनरल कैटेगरी के लिए। और जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का वो बड़े खुश हैं कि भाई अब आएगा मजा, कि जो मेजर वोटर है
मोदी जी का, उसको हमने एक्टिवेट कर दिया। आज पूरा सोशल मीडिया में आप देखिए कैसे इसको एक्टिवेट किया जा रहा है। और बड़े बड़े यूट्यूब वाले हैं, उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, उनका भी एजेंडा बाहर निकल गया कि मोदी जी अपने वोटर पे थूकती है। ये वर्ड यूज किया है बड़े बड़े अकाउंट वालों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज उन्होंने अपनी असलियत भी बता दी। जो आईपीएल के घोटालों में पकड़े गए थे, गलत नाम यूज करने के बाद अपनी किताबों को उन्होंने प्रमोट किया था, आज वो बोल रहे हैं कि थूकती है गवर्नमेंट। सर थोड़ा सा यूजीसी के ऊपर भी बात करते हैं। मैंने पूरा पढ़ा इसको कि क्या उसमें है, कुछ चीजें में है प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिना बात पे एक्टिवेट की जा रही हैं, वैसे ही जैसे किसान आंदोलन में की गई थी। आपको याद है मुसलमानों को भी किया गया था इन्होंने, जब ये सीए लागू होना था, आज दोबारा से वही चीज को एक्टिवेट किया। थोड़ी सी लाइट उसके ऊपर भी। बिल्कुल सर। देखिए, यूजीसी पे बड़ा क्लियर कट बात होनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि बड़े धीरज से अगले 5 मिनट में दर्शक इसको समझने का प्रयास करें। ये जो यूजीसी इक्वलिटी एक्ट है, पहले तो ये कानून नहीं है, ये एक एक्ट है। सबसे पहले इसका आप लीगल फ्रेमवर्क समझ लें, ये कोई कानून नहीं है। हाँ, इस एक्ट की व्याख्या वो संविधान के तहत की जाएगी। अब आते हैं कि यूजीसी का जो अभी इक्वलिटी एक्ट है, इसमें और अब तक इससे इसके न आने के पहले तक क्या व्यवस्था थी। ये भी तो ऐसा नहीं है कि जाति आधारित, लिंग आधारित यानी जेंडर बेस और कास्ट बेस कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारे हायर एजुकेशन की कैंपसेस में, यानी डिग्री कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटीज तक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने भी हैं हायर एजुकेशन के सेंटर्स। ये प्रोविजन ऑलरेडी पहले से भी था। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि पहले हर एक कैंपस में एक कमेटी बनाना जो है वो अनिवार्य नहीं था, वो मैंडेटरी नहीं था। कमेटी बनती भी थी, जैसे महिलाओं के साथ जब किसी भी वर्किंग प्लेस में होता है, तो जैसे हम लोगों ने विशाखा कमेटी के बारे में सुना है, तो ये ऐसा नहीं है कि विशाखा कमेटी हर जगह रहती है। जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, ऐसा कोई एपिसोड आता है, देन एंड देयर एक विशाखा कमेटी बनती है। यूजीसी इक्वलिटी एक्ट में भी जो ये एक्ट आया है, इससे ठीक पहले तक यही व्यवस्था थी कि अगर कोई बच्चा, कोई छात्र कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बेस डिस्क्रिमिनेशन या ये दोनों अगर रीजन से कोई शिकायत करता है, डीन के पास शिकायत करता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास या कॉलेज में शिकायत करता है, तब एक कमेटी बनाई जाती थी। अंतर सिर्फ क्या आया है, अब क्या है इस नए यूटिलिटी एक्ट में कि अनिवार्यता है एक कमेटी हमेशा के लिए बनाई ही जानी है। हर कैंपस में एक कमेटी होगी। पहला तो ये चेंज। दूसरा आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन इन दैट कमेटी। इसको लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। हालांकि मैं मानता हूं कि एक्ट बनाने वाले इसको और क्लियरिटी दे सकते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन उस कमेटी फॉर्मेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन में जनरल कैटेगरी के लोग नहीं आ सकते। ये नहीं लिखा है। हाँ, ये अगर वो क्लैरिटी दे देते कि इसमें जनरल क्लास के भी लोग होंगे, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 5 मेंबर कमेटी आप बना रहे हैं तो उसको आप सीधे सीधे बांट देते कि इसमें 2 ओबीसी रहेंगे, एक एसटी रहेगा, एक महिला रहेगी, 2 जनरल रहेंगे, एक जो है एकेडमिक स्टाफ भी रहेगा, तो आप बैलेंस कर सकते थे। लेकिन आपने उसको स्वविवेक पर छोड़ दिया है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो एक रूमर फैलाया जा रहा है कि आपकी डिग्री रद्द की जाएगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूं ठीक है साहब, महिलाओं के लिए कानून जब इस देश में आया, या कोई भी कानून, इससे पहले हम लोगों को याद होगा दहेज हत्या के कानूनों में हमने कितना देखा है, एसटी एससी के मामले में हमने देखा है एक फ्रॉड रैकेट काम करता है। इसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने एडमिट किया है कि बाकायदे एक ये खेल है लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाना, फिर उनसे पैसों की डील करना, फिर डीलिंग करने के बाद एक ही कमाई का धंधा एक तरीका है। आप महिला अपराधों में भी देख रहे हैं। तो कानूनों का दुरुपयोग कब किस समाज में नहीं हुआ है, पहली चीज। मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि इस कानून का भी दुरुपयोग होने की संभावना है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, भारत में या किसी भी समाज में इस तरह के कोई भी कानून या प्रोविजन या एक्ट जो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या उसके दायरे में आने वाले कुछ इंडिविजुअल्स को अगर इस तरह के पावर्स देता है, अधिकार देता है, तो उसका दुरुपयोग भी होता है। अब इसका क्या मतलब है?
महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए वो हटा लिए जाने चाहिए? नहीं। ये इंश्योर करना समाज का काम है कि उसका दुरुपयोग ना हो। अगर एक एसटी एससी एक्ट में किसी इसको अनरिजर्व्ड क्लास को अगर कोई थोपता है और ब्लैकमेल करता है, तो ये तो समाज की प्रॉब्लम है ना भाई। इसमें कानून कहां से गलत है, आप मुझे ये बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी चर्चा ही गलत हो रही है। चर्चा ये होनी चाहिए कि ये अगर एक स्वस्थ कानून आया है और अगर भारत में हम अपने समाज को छुआछूत और इस तरह की भावनाओं से मुक्त कर रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग ना हो। मुझे तो हंसी आती है सुमित जी की बात इस पर होनी चाहिए कि कैसे इसका दुरुपयोग नहीं हो, लेकिन नहीं, सिर्फ एक लाइन का एजेंडा चलाया जा रहा है। और मैं एक चीज और कहता हूं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें मजे ले रही हैं ना, जरा उनसे पूछ के दिखाइए कि क्या ये एक्ट वापस हो जाना चाहिए। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि ये एक्ट वापस हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो ये केवल राजनीति है और अ, समाज को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि हमें जो भी कानून हमारे लिए मिल रहे हैं, हम उसका दुरुपयोग कैसे रोकें एक समाज के तौर पर। क्योंकि मान लीजिए मैं कहता हूं कि तमाम कानूनों के तर्ज पर इसमें भी होगा, तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। ये अभी पानी का उबाल है और लोग भी अब पहचान रहे हैं कि इकोसिस्टम किस तरीके से आराम आराम से आराम। अरे भाई, एक साधु को आपके पीछे छोड़ दिया बांटने के लिए, आप सोचिए जरा, तो इकोसिस्टम क्या नहीं कर सकता। सर मैंने इसको पूरे अधिवेशन को मैंने पढ़ा है, जो इनका नोटिफिकेशन आया है उस पर बड़ा क्लियर है कि कमेटी होगी 9 मेंबर्स की। उस पर 3, जो 9 में से 3 है वो SC ST OBC से आ सकते हैं, एक वुमन होगी और एक डिसेबिलिटी वाला आदमी होगा जो उसमें आएगा। लेकिन वहां पे कहीं नहीं लिखा कि जो बाकी के जो 5 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं वो स्वर्ण कम्युनिटी से नहीं आ सकते, कहीं नहीं लिखा। और जो चेयरमैन है वो जो जनरल कैटेगरी का आदमी है या ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये कहीं नहीं लिखा है। पहली बात तो ये, तो यानी कि अगर गवर्नमेंट बोल देती कि सारी 9 की 9 जो सीटें हैं वो SC ST की तरफ से आएंगी, वो नहीं लिखा गया है। तो ये जो चीज है कि जी आपकी जो पूरे हक छीन लिए, आपकी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, ये गलत है। पहली बात तो ये। दूसरा, एक और चीज, अगर गवर्नमेंट ये लिख देती कि 3 जो है वो SC ST से आएंगे या 4 आएंगे और 5 जो है वो जनरल कैटेगरी से आएंगे, तो भी इन्होंने सड़कों पे दंगे कर रहे थे। देखिए, OBC को नीचे रखा है, जनरल को ऊपर रखा है, ब्राह्मणों को दोबारा से आपके ऊपर थोप दिया, फिर ये दूसरी तरफ से चल पड़ते। सर ये रुकने वाले नहीं है। इन्होंने जनरल कैटेगरी को दिमाग में डालना है कि आपके अगेंस्ट मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया। और बड़े बड़े अकाउंट है सर, आपके ऊपर थूक रहे हैं, ये बोल रहे हैं ओपनली वो कि मोदी आपके ऊपर थूक रहा है, इसको वोट मत दो, कांग्रेस को दो या अखिलेश को दो, बक्ता को दो, कंजरवाल दिल्ली वाला उसको दो, लेकिन मोदी को मत दो। सर आप इसके ऊपर थोड़ा लाइट दीजिए कि क्या ये पूरा पूरा टूल किट लोगों को समझ नहीं आ रहा। सर ये बताइए, ये कोई पहला कांड है? आपने अभी अपने इंट्रो में ही गिनाया था, कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवान आंदोलन, कभी जो है शाहीन बाग आंदोलन। आप मुझे ये बताइए, ये समझाने में कब कामयाब रहे हैं? वरना तो अब तक कम से कम 2 दर्जन बार मोदी की सरकार गिर चुकी होती 2014 से लेकर अब तक। भाई 2 दर्जन बार मोदी बदल चुके होते। इस समय हम लोग कम से कम जो है 25वां या 30वां मोदी देख रहे होते इनके हिसाब से। सवाल ये है सर कि इनके पास अब इस तरह के मुद्दों के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। कारण क्या है? हिंदू यूनिटी, सनातन यूनिटी। सनातन ने एक अपनी आइडेंटिटी को पहचान के अब उसको पकड़ के रख लिया है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं। ये बताइए, महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव में पटक पटक के धोया था इन पूरे इकोसिस्टम के गिरोहों को महाराष्ट्र की जनता ने। भैया क्या लगी पड़ी थी, थोड़ा सा मलहम जो है निकाय चुनाव में लगा देते? नहीं, जैसे ही अगला निकाय चुनाव आया फिर डबल पटक के धोया। चलिए मान लीजिए 2 चुनाव आपने धो दिया यार, अब कुछ तो तरस खाओ। एक ही ठिकाना बचा हुआ था BMC शिवसेना के पास, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे साहब, उनके पास एक ही ठिकाना बचा हुआ था। लेकिन नहीं, 29 नगर निगमों का नंबर आया, BMC का नंबर आया, उसी मराठी जनता ने फिर पटक के धोया। और इतना धोया कि क्या मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाले मराठी जनता को यह नहीं पता था
कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे उनके बेटे हैं और भतीजे हैं राज और उद्धव, ये तो पता था ना सबको। लेकिन हिंदू माना उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के मराठियों ने नहीं माना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके टेकर्स नहीं है साहब। कारण ये कि अब सनातन यूनिटी इस तरह से जगी है कि अगर हमें सड़क, नाली, खड़ंजा, इंडस्ट्री और बाकी सड़कें, रोडवेज, एयरपोर्ट, ये डेवलपमेंट के जितने भी काम चाहिए वो ठीक हैं, लेकिन वो सैफरन वाली पार्टी से चाहिए। पहले हिंदू और हिंदू के साथ देश, ये दोनों आइडेंटिटी। इसलिए 2014 से लगातार इनको नकारा जा रहा है, वरना तो ये 3 दर्जन बार अब तक मोदी को बदल चुके होते। मैं ये कह रहा हूं ये पानी के बुलबुले हैं सर। जहर आता है, थोड़ी देर नालियों में बहता है, बहने के बाद थोड़ा बहुत कचरा गंदा फैलाता है, एक हल्का सा माहौल होता है, उसके बाद सारा चला जाता है। इनके पास मुद्दे नहीं है साहब, क्या करिएगा इन मुद्दों से? गरीब लोग हैं। और ये भारत अब किस दिशा में सोच रहा है, सनातनियों ने अब ये सीख लिया है, क्योंकि सनातन का ये संस्कार है कि यार थोड़ा बहुत कमी बेसी सब है, लेकिन करेंगे यही लोग। इसलिए इनकी राजनीति की जो आइडेंटिटी है उस पर सवाल खड़ा हुआ है, और अब इस बात को ये चरितार्थ कर रहा है कि हिंदू एक हो रहा है। क्योंकि जब जब हिंदुओं को बांटने की साजिश हो तो ये समझ जाइए आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सर परफेक्ट टूल किट है और कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा। यस, उसमें क्लैरिटी चाहिए, जैसे आपने बोला कि थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है, वो आ जाएगी। क्योंकि जब भी कोई डॉक्यूमेंट बाहर निकलता है उसमें एक रीजन होता है कि कोई ना कोई इसमें चेंजेस आएंगी, और ये कोई आज का नहीं बना हुआ, ये फरवरी 2025 में बना था। तब से लेकर अब तक काफी चेंजेस आई हैं और आगे जाकर भी चेंजेस आएंगी। और ये कानून नहीं है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। कानून पार्लियामेंट बनाती है, ना कि कोई सिंपल बोर्ड। सेकेंडली, जो ये टूल किट है, उन्होंने परफेक्ट वेपन को ढूंढा, जनरल कैटेगरी को। वही मेजर बीजेपी का वोटर है। और ये जो एंजाइटी है लोगों के बीच में कि गवर्नमेंट देखिए हमारे खिलाफ आ गई, और उन्होंने पूरे टूल किट्स को उन्होंने कर दिया कि जी ह्यूमन जो हिंदुओं के राइट्स है उसको भी मोदी जी ने अब खत्म कर दिया है, जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया था। मैं पहले बोल रहा हूं, इसमें जो प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हैं। आर्टिकल 15-16 में मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात करी कि वो प्रोविजंस हैं जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के टाइम पे चलती आ रही हैं एक कमेटी के थ्रू, और इसको ना बीजेपी ना ही कोई और गवर्नमेंट इसको खत्म नहीं कर सकती। उसके लिए आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। जितने भी एमपीज हैं वो जानते हैं इसके पीछे कुछ भी नहीं है। मैंने मीडिया वालों से बात करी, मैंने बहुत ज्यादा देर से, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया इसके ऊपर, क्योंकि मैं स्टडी करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद ही मैं ये आज बात कर रहा हूं, वो भी आपके थ्रू। मुझे मालूम है कि आपकी पकड़ इन मुद्दों पे बड़ी स्ट्रांग होती है। लोगों को समझना पड़ेगा ये प्लान है। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट थे, एक ड्राफ्ट को क्रिएट किया गया, झूठ को स्प्रेड किया गया, केओस क्रिएट किया गया, उसके बाद रोल बैक करने के लिए फोर्स किया गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट वीक दिखे। और इस बार भी हिंदुओं के दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि आपके खिलाफ मोदी हो चुके हैं, वो थूकते हैं आपके ऊपर। 3-4 बार वीडियो बनाया है थूकने वाला, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं, जो रोज भीख मांगते हैं सनातनी बोलकर अपने आप को कि भीख दे दीजिए, मेरा घर चल जाएगा उससे, 500 करोड़ की धांधली करी है, केस चल रहा है, अमित शाह के पास फाइल पड़ी है, लेकिन भीख मांगने से हटते नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी आपके ऊपर थूकते हैं। आई एम सॉरी टू से, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि टिकट नहीं मिला साहब, उन्होंने पहले एमपी के लिए बोला, फिर राज्यसभा के लिए बोला, टिकट नहीं दिया गया, तो अब उन्होंने शुरू कर दिया कांग्रेस की चापलूसी करना। इसलिए प्लीज बचिए इन लोगों से। ये जैसे इन्होंने पहले किया था, अभी भी वही काम कर रहे हैं। जो फैक्ट है वो सामने आएगा, बाकी चीजों में भी फैक्ट्स सामने आ चुके हैं, इसका भी सामने आएगा। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी काम एक जानबूझकर भी करती है, देखने के लिए कि कौन कितने पानी में है। तो अवरीश जी, कितना पानी किसने किसका पिया है और किसकी दारू पी है, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन जो ये अब्दुल फैक्टर है, ये बात वापस बार बार आ गया है। और आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी 2026 में जब से शुरू हुआ है, आप देखिए इतने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं कि इट विल टेक टाइम टू सेटल, और ये पूरा 26 ऐसे ही निकलने वाला है। सो लेट्स सी इसका डैमेज 2026 में, 2027 में बीजेपी को कितना पड़ेगा, क्योंकि टूल किट पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। इतना एक्टिवेशन मैंने किसी और जो रूल्स आए हैं उसके ऊपर नहीं देखे हैं।
बट आपने जैसे क्लियरिटी दी है, थैंक यू सो मच फॉर इट। और थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस था, आई एम सॉरी कि आपको इधर तकलीफ हुई है और सुनने वालों को भी। तो मैं जहां बैठा हूं आपको मालूम है कि बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियोस बनाता हूं, इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है मेरी हमेशा ही, बट आई होप थिंग्स विल बी ओके। अवनीश जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सिया राम। जय जय श्री राम।